पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह सास्के अपने पिता से मांगेक्यू और शरिंगन के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद अपने मॉम से लंच का पैकेट लेकर एकेडमी की ओर निकल जाता है। वैसे आज वो दिन है जब सारे उचिहा कबीले के लोग इटाची के हाथों बेरहमी से मारे जाएंगे। और हाँ, अभी जो होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी एपिसोड 84 में दिखा दिया था। तो उसके बाद सास्के अपनी क्लास खत्म करते ही रात हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता है। तभी वो देखता है कि रास्ता पूरा सुनसान और अंधेरा है। सास्के जब थोड़ा सा आगे जाता है तो अचानक से वो कुछ ऐसा देखकर डर के मारे कांपने लगता है। वो देखता है उचिहा क्लैन के सारे लोग खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़े हैं। वो सारे मर चुके हैं। ये नजारा देखकर सास्के को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो घबराहट के मारे दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तब वो देखता है उसका घर पूरा सुनसान है। सास्के बिना सोचे अपने माता पिता के रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि वो दोनों मर चुके हैं और उनके लाश के पीछे इटाची खड़ा है। ये देखकर सास्के उससे पूछता है, भैया ये सब कैसे हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ये सब किसने किया? उसके ये बोलते ही इटाची उससे कहता है, सास्के ये सब मैंने किया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं कर सकते। इटाची उसे सच्चाई दिखाने के लिए उस पर एक गेंजुत्सु यूज करता है। सास्के इटाची के उस गेंजुत्सु में देखता है कि कैसे उसने बेरहमी से सारे उचिहा क्लैन के लोगों को मारा। ये नजारा देखकर सास्के का दिल दहल जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसके बाद जब ये गेंजुत्सु खत्म होता है तब सास्के उसे मारने के लिए इटाची पर हमला करता है, लेकिन तभी इटाची एक जोरदार मुक्का उसके पेट पर मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो जब उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है तब सास्के को लगता है कि वो उसे भी बाकियों की तरह मार डालेगा, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में दौड़ते समय वो चिल्लाकर ये कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। उसी वक्त इटाची उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर सास्के अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, पर दरअसल इटाची उसे मारना ही नहीं चाहता। वो उसे बोलता है, चिंता मत करो सास्के, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं एक ताकतवर प्रतिद्वंदी चाहता हूँ जो मेरी खासियत को परखे। तुम्हारे अंदर वो बात है सास्के, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसलिए अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपने अंदर हद से ज्यादा नफरत बढ़ाओ, और सबसे ज्यादा जरूरी मेरी तरह तुम्हें मांगेक्यू शरिंगन हासिल करना होगा, तभी तुम मुझे मार पाओगे। और उस ताकत को हासिल करने का एक शर्त है, और वो है तुम्हें अपने किसी खास दोस्त को जान से मारना होगा, तभी जाके तुम्हारा मामूली शरिंगन मांगेक्यू शरिंगन में तब्दील होगा। इटाची के मुंह से सारी बातें सुनकर वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि उन लोगों ने जो कहा वो सही था। इटाची ने सचमुच शिसुई को मारा है, इसीलिए उसके पास मांगेक्यू शरिंगन है। लेकिन फिर भी सास्के बोलता है, ये सब झूठ है, तुमने शिसुई को नहीं मारा है ना? मैंने ही शिसुई को मारा है, तभी तो मुझे ये ताकत मिली है। सास्के, अगर तुमने मांगेक्यू शरिंगन हासिल कर लिया तो मुझे मिलाकर तुम तीसरे उचिहा बनोगे जिसने इस ताकत को हासिल किया है। इटाची ये बोलकर यहाँ से भाग जाता है और सास्के भी गहरे सदमे के वजह से वहीं रास्ते पर बेहोश होके पड़ जाता है। उसके बाद जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो उसे कुछ समय के लिए लगता है कि जैसे वो सब कुछ एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन सास्के देखता है कि वो हॉस्पिटल के एक कमरे के अंदर है। वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाता है, पर तभी वो सुनता है दो नर्स आपस में बात कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो मार्था, कल रात सारे उचिहा लोगों को किसी ने बेरहमी से मार दिया। सिर्फ एक बच्चा ही वहाँ का जिंदा बचा है। क्या सच में? और कुछ बोल रहे हैं उस बच्चे का बड़ा भाई अभी लापता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उनकी बातें सुनकर सास्के सब कुछ समझ जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले जिसे वो बुरा सपना समझ रहा था दरअसल वो हकीकत है। सास्के किसी को ना बताए हॉस्पिटल से भागकर सीधा जाता है उचिहा पैलेस के पास जहाँ पर उसका घर है, पर वो देखता है कि इस जगह को सील कर दिया गया है। लेकिन सास्के उसके अंदर चला जाता है। उस हादसे के बाद वो पूरा जगह सुनसान हो गया है और इस सीन को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसी वक्त बारिश होना शुरू होती
होता है और इस बारिश में खुद को भिगाकर अंदर से टूटा हुआ सास्के अपने घर की ओर जाता है। वो इस मंजर को देखकर उसके दिल पे जो बीत रही होगी ये आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो जब अपने घर के पास पहुंचता है तब दरवाजा खोलकर वो अंदर आता है। सास्के अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ कोई नहीं है, पर इस सुनसान घर के अंदर उसके माँ की प्यार भरी आवाज और उसके पिता की कदमों की आहट उसके कानों में गूंजती है, लेकिन वो सिर्फ एक कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं। तभी अचानक एक कमरे के अंदर खिड़की खुलने की आवाज सास्के को सुनाई देती है। उसे सचमुच लगता है कि जैसे उसकी माँ वहाँ पर होगी, लेकिन उस कमरे के अंदर जाते ही वो देखता है कि वो आवाज एक बिल्ली की वजह से सुनाई दे रहा था, जहाँ पर इटाची ने अपने माता पिता को मारा था। सास्के वहाँ जाकर फूट फूट के रोता है। इटाची की वजह से उसकी पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है। वो चाहकर भी उस दुनिया को कभी बना नहीं सकता। वेल, इस घटना के बाद सास्के पूरी तरह से बदल जाता है। अगले दिन जब सारे बच्चे एकेडमी में होते हैं तो क्लास शुरू होने से पहले छोटा चोजी और शिकमारू बातचीत कर रहे हैं। शिकुमारू, क्या तुम स्कूल के बाद कैंडी शॉप चलोगे? बिल्कुल नहीं चोजी। अगर मेरी मम्मी को पता चला कि स्कूल के बाद मैं देरी से घर पहुंचा तो मेरी खैर नहीं। वेल, एटलीस्ट उनके पास मॉम तो है। क्लास खत्म होने के बाद सास्के उस नदी के पास बैठता है जहाँ पर उसने फायरबॉल जुत्सु को सीखा था। तभी सास्के पानी में एक पत्थर फेंकता है। उसी वक्त वो अपने प्रतिबिंब के अंदर इटाची को देखता है। ये देखकर उसका गुस्सा सातवीं आसमान पर पहुँच जाता है और इसके साथ वो सोचता है, इटाची, मैं अपने अंदर नफरत को हद से ज्यादा बढ़ाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मारने के लिए वो ताकत मैं हासिल करके ही रहूंगा। सास्के के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं, तो इसी समय से उसके अंदर मौत का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो इस नदी में छलांग मार के जितना हो सके उतना गहरा जाता है। और इसी के साथ इस फ्लैशबैक का अंत यहीं पर होती है। उसके बाद यहाँ नारुतो को यकीन भी नहीं हो रहा कि सास्के सचमुच उसे मारना चाहता है। तब वो उसे बोलता है, सास्के, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम वो सब कुछ भूल गए? क्या तुम्हारा मतलब हमने टीम 7 में रहकर एक साथ जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं? नहीं, वो सब बेकार नहीं था। तुम अभी तक मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये बोलकर वो आखिरकार अपना शरिंगन एक्टिवेट करता है। तो उसकी बातें सुनकर नारुतो बोलता है, अगर हम अभी तक अच्छे दोस्त हैं तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें मानना मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं समझा नहीं, पर मैं जानता हूँ तुम किसी कारण मुझे मारना चाहते हो, है ना सास्के? उनकी बातचीत खत्म होने के बाद एक दूसरे पर हमला करने के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी तेजी से भाग कर आते हैं और एक जोरदार पंच मारते हैं, पर दोनों एक साथ अपने हमले को रोक लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सास्के नारुतो को बोलता है, सच बताओ नारुतो, तुम्हें भी इसी पल का इंतजार था ना? काकाशी और साकुरा दोनों यहाँ नहीं है। अब हमें पिछली बार की तरह कोई नहीं रोक सकता। सास्के ये बोलकर वो नारुतो को एक जोरदार लात मारता है, लेकिन नारुतो पानी में गिरकर अपने आप को संभाल लेता है। पर वो जब ऊपर देखता है तब सास्के एक पत्थर के ऊपर खड़े रहकर अपने बाएं हाथ में चिटोरी लाता है। ये देखकर नारुतो बोलता है, ठीक है सास्के, अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। शैडो क्लोन जुत्सु। तो सास्के के चिडोरी के लिए नारुतो का वो शैडो क्लोन उसकी दाएं हाथों में चाकरा जमा करके रासेंगन बनाता है और इसे देखकर सास्के पानी में कूदकर अपनी चिडोरी से मारने के लिए पूरी तेजी से दौड़ कर आता है। तो यहाँ नारुतो सास्के को अपनी तरफ तेजी से आते देख उसका क्लोन घुमा के सास्के की ओर फेंकता है। तो उसके बाद दोनों का ताकतवर जुत्सु आखिरकार एक दूसरे से जोर से टकराता है। पिछली बार सास्के का चिडोरी नारुतो के रासेंगन के आगे कमजोर था, लेकिन उस डब्बे से बाहर आने के बाद अभी ये चिडोरी पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। पर इसका मतलब ऐसा हरगिज नहीं कि नारुतो का रासेंगन कमजोर है। दोनों का हमला ताकत में बराबरी के होने की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ टीम 7 हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। इस बड़े धमाके की वजह से दोनों तेजी से दूर जाकर पानी के अंदर डूब जाते हैं। फिर तभी सबसे पहले सास्के पानी से बाहर निकलता है। उसके बाद नारुतो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नारुतो को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सास्के उसे जान से मारना चाहता है। और यहाँ नारुतो को देखकर सास्के सोचता है, वो लूजर, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी उसका वो जुत्सु मेरे चिडोरी को टक्कर दे गया।
अगर ऐसा है तो वो मुझे करना ही पड़ेगा। सास्के ये सोचकर वो अपने श्रापित निशान को बिना किसी दर्द के अपने पूरे बॉडी में फैलाकर वो नारुतो को बोलता है, तुम वो कहावत जानते हो नारुतो? दो ताकतवर निंजा एक दूसरे की मन की बात जान लेते हैं बिना कोई शब्द कहे, सिर्फ दो हाथ करके। अगर ये कहावत सच है तो क्या तुम बता सकते हो मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? ये बोलने के बाद अचानक सास्के हैंडशाइन बनाकर एक जुत्सु करता है जिसका नाम है फायर स्टाइल फिनिक्स फायर जुत्सु। इस जुत्सु से बहुत सारे छोटे छोटे फायर बॉल नारुतो की तरफ फुल स्पीड से आते हैं, लेकिन वो इसे डॉज कर लेता है। पर तभी सास्के उसके नजदीक आकर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता है। सास्के अपने श्रापित निशान को फैलाने की वजह से नारुतो उसके सामने कुछ भी नहीं, और इसी का फायदा उठाकर वो नारुतो को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू करता है। और ऐसे सिचुएशन में भी नारुतो सिर्फ अपने दोस्त सास्के के लिए सोचता है। सास्के, मुझे पहले से पता था कि तुम अकेले हो। जब मुझे पता चला मेरी तरह कोई दूसरा भी है तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं तुम तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं एक बात से निराश था। तुम हमेशा हर चीज में मुझसे बेहतर थे। सब लोग हमेशा तुम्हारी तारीफ करते थे, लेकिन दूसरी ओर सब लोग मुझे लूजर मानते थे और मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने राइवल के रूप में देखना शुरू किया। तुमसे हारना मुझे मंजूर नहीं था, लेकिन जब हम टीम 7 बन गए तुम मेरे लिए तब भी एक राइवल थे। मुझे तुमसे हमेशा जलन होती थी। पर सास्के, क्या तुम्हें सच पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन जब उस दिन तुमने मुझे वो बात कही, तुम्हारे साथ लड़ने की सबसे ज्यादा मेरी इच्छा है। तुम्हारी उस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। वो पहली बार था जब तुमने ऐसा कहा, मुझे अपने बराबरी का समझा। सास्के, हम दोनों को एक दूसरे की मन की बात जानने के लिए दो हाथ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इसीलिए तुम्हें ओरोचिमारू जैसे किसी के हाथों में जाते हुए मैं नहीं देख सकता। सास्के, इतना सब कुछ सुनने के बाद आखिरकार हमें समझ में आ गया है कि सास्के नारुतो के लिए क्या मायने रखता है। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं। बचपन में नारुतो, कीबा, शिकमारू और चोजी किंडरगार्टन में एक साथ खेल रहे थे, लेकिन जब शाम हो जाती है तो तीनों के मॉम डैड अपने बच्चों को घर ले जाते हैं। पर यहाँ सिर्फ नारुतो अकेला रह जाता है, क्योंकि उसके जिंदगी में वो दो खास इंसान है ही नहीं। नारुतो उदास मन से अकेले रास्ते पे चलते हुए जा रहा होता है, पर तभी वो एक नदी के पास सास्के को देखता है और वो भी उदास मन से बैठा हुआ है। और यहीं पर ये छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं नारुतो उससे कमजोर होने की वजह से सास्के अपने एक हाथ से नारुतो को उठाकर दूसरे हाथ में चिडोरी पकड़ रखा है। तभी उसी वक्त आखिरकार उसके बॉडी में से नाइनटेल फॉक्स का चाकरा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और इसके साथ उसके दांत और नाखून बड़े और नोकीले हो जाते हैं। ये देखकर सास्के को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो बोलता है, नहीं नारुतो, इसके लिए अभी बहुत देर हो गई। ये बोलने के बाद वो अपने चिडोरी को जोर से नारुतो के सीने में घुसाकर अपने हाथ को उसके सीने से आर पार कर देता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा खून निकलता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं। जब सास्के को लगता है कि नारुतो मर गया तो वो अपने श्रापित निशान को गर्दन के अंदर डालकर उस चिडोरी हाथ को बाहर निकालता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो सास्के ने कभी सोचा भी नहीं होगा। नारुतो के अंदर से भारी मात्रा में चाकरा निकलती है। वो उसके हाथ को इतने जोर से पकड़ता है कि उसकी हड्डियां चटक जाती है। सास्के बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को उससे छुड़ाकर उससे थोड़ा दूर खड़ा होता है, लेकिन तब वो देखता है नारुतो के अंदर से लाल चाकरा पूरी तेजी से निकल रही है। उससे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये है क्या चीज। नारुतो की सीने की छेद नाइनटेल चाकरा की वजह से खुद ब खुद भर जाता है। तभी नारुतो सास्के को गुस्से से देखकर उसे बोलता है, सास्के, मैं तुम्हें ओरोचिमारू को हासिल नहीं करने दूंगा। मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन एक बात याद रख, तुम कहीं नहीं जा सकते।
और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।